अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम खाके के बारे में पढ़ रहे थे। खाका किसे कहते हैं और खाके का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने शाहिद अहमद दहलवी, जिन्होंने ये सबक लिखा है, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। शाहिद अहमद दहलवी ने खाका लिखा है, मीर बाक़िर अली दास्तान को, इनके बारे में क्या लिखा है, खाका लिखा है। तो आज हम उस खाके को पढ़ेंगे और साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर भी हम इसी वीडियो में ही करवा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधा सबक की जानिब। ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है और बहुत आसान से ही अल्फाज हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, खाका निगारी किसे कहते हैं। किसी इंसान की एक इमेज बना देना, किसी इंसान का खाका खींच देना, किसी इंसान की तस्वीर कशी करना, यानी अपनी बातों से किसी इंसान की एक पहचान आपके जहन में बना देना कि वो इंसान कैसा हो सकता है। उसकी ज़ाहिरी बातिनी, उसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी बातों को आपके सामने पेश कर देना, क्या कहलाता है, खाका निगारी कहलाती है। तो शाहिद अहमद दहलवी ने कोशिश की है मीर बाक़िर अली दास्तान गो की एक परछाई बनाने की, उसकी एक इमेज आपके जहन में बनाने की। उम्मीद करता हूँ चैप्टर खत्म होते होते आप भी समझ जाएंगे मीर बाक़िर अली दास्तान गो कौन थे। आपके जहन में कच्ची पक्की तस्वीर उनकी जहन में, आपके जहन में तैयार हो जाएगी। चलिए सबक की जानिब चलते हैं। दास्तान गोई का फन अब हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाक़िर अली थे, जिनके इंतकाल को अब 20 बरस से ऊपर हुए। यानी जब उन्होंने लिखा था तब लगभग 20 साल हो चुके थे। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कहते हैं दास्तान कहने वाले को। जो दास्तान कहते हैं उन्हें दास्तान गो कहा जाता है। दुबले पतले से आदमी थे, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी, सर पर दुपल्ली, पाँव में देसी जूती, अंगरखा और चुस्त पाजामा पहनते थे। ठीक है, कैसे आदमी थे, दुबले पतले आदमी थे, सफ़ेद छोटी सी दाढ़ी रखते थे, सिर पर दो पल्ली कहते हैं एक टोपी को कहते हैं जिसके 2 पल्ले होते हैं। जैसे पुराने ज़माने में लंबी सी टोपी जो पहनते हैं ना, 2 नोक वाली जिसके 2 पल्ले होते हैं, वो वाली 2 पल्ले टोपी पहनते थे। पाँव में देसी जूती पहनते थे, अंगरखा और चुस्त पाजामा, टाइट पाजामा पहना करते थे। उम्र 60 और 70 के दरमियान, 60-70 बरस के बीच में, खिलता हुआ रंग, एकदम खिला हुआ, गोरे चिट्टे, सुवासी नाक एकदम तीखी, मयाना कद नहीं, दरमियाना बैलेंसिंग, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। बातें करते तो मुंह से फूल झड़ते, बातें करते तो फूल झड़ते। अब देखो किस तरह का उनका बयान किया है, बातें करते तो फूल झड़ते थे, यानी बहुत मीठी, बहुत अच्छे अंदाज में लोगों से बातें किया करते थे। ऐसा लगता है मानो फूल झड़ रहे हैं। ये एक मुहावरा है कि अच्छे इखलास से बात करना फूल झड़ने की मानिंद है। जैसे अहमद फराज ने अपने महबूब के लिए शेर भी लिखा है, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। कभी सुना होगा आपने, बहुत अच्छी गजल है, कभी सुन लीजिएगा। दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे, रजवाड़ों और नवाबों में बुलाए जाते थे। रजवाड़ों राजपूतों के जो राजपूत टाइप के जो लोग होते थे, नवाबों के, और जो राजा महाराजा लोग होते थे उनके घर में जाते थे इस दास्तान सुनाने। क्योंकि उस ज़माने में आपके जैसे इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, टाइम पास का कोई ज़रिया नहीं था, तो दास्तान को बुलाया जाता था उनका वक्त टाइम पास करने के लिए। एक ज़माने में रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे, मुलाजिम नौकरी भी करते थे। रईस मर गया तो दिल्ली वापस आ गए। रईस यानी वो अमीर इंसान जो उनको रखता था, जहाँ रहते थे, वो मर गया तो वापस दिल्ली आ गए। इमली की पहाड़ी पर घर था। ये सब बातें आपको याद रखनी है। आखिरी वक्त में इफलास ने घेर लिया। इफलास कहते हैं गरीबी को, मुफलिसी को। सिनेमा ऐसा चला कि मीर साहब की पुरसिश खत्म हो गई। सिनेमा टाकी जब चलने लगे तो लोगों के पास अब टाइम पास का नया जरिया आ गया, तो लोगों ने पुराने जरिए को क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब आपको पता है हर चीज़ का तो टाइम होता है। तो पहले दास्तान गोई चलती थी, टाइम अपग्रेड हो गया, सिनेमा आ गया, थिएटर्स आ गए, तो लोगों ने थिएटर को छोड़ दिया, दास्तान गोई छोड़ दिया, थिएटर पकड़ लिया। थिएटर के बाद डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर आने लगे तो लोगों ने उनको पकड़ा, है ना, उनको पकड़ा। फिर टीवी आ गए, लोगों ने टीवी को पकड़ा, टीवी के बाद डीवीडी सीवीडी आ गए तो उसमें पड़ गए, फिर लोग कंप्यूटर में चले गए, फिर लोग मोबाइल में आ गए। अब आज लोग मोबाइल में दिन रात आंखें गड़ाकर घुसे रहते हैं, जिस वक्त जैसे अभी आप आंखें गड़ाकर घुसे हुए हो। लेकिन आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ है, इल्म हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल का यूज़ करना और इधर उधर के मशगलों में लगे रहना बुरी बात है। सिनेमा ऐसा चला कि मीर साहब की पुरस्कार खत्म हो गई,
पुरशिश कहते हैं पूछताछ को, पूछगछ को। उनकी जो पूछगछ थी, उनकी जो मांग थी, वो क्या क्या हो गई, खत्म हो गई। उनको कोई पूछता नहीं था, भाई दास्तान सुनने की जरूरत नहीं है, अब तो हम क्या कर सकते हैं, थिएटर में जाकर मूवी देख सकते हैं, एक टिकट दो, आराम से बैठ के देखो। दिल्ली के हिंदू रईस छुन्ना अमल के यहाँ किसी वक्त में 40-50 रुपए माहवार पर मुलाजिम थे। दिल्ली में एक रईस था छुन्ना अमल, उनके यहाँ क्या करते थे, मुलाजिम थे, नौकरी नौकरी करते थे। छुन्ना अमल वालों का बयान है कि हम मीर साहब से बचपन से दास्तान सुन रहे हैं, 20-25 साल हो गए, एक दास्तान ही खत्म होने में नहीं आती। मेरे बचपन में मीर साहब फराश खाने में दास्तान सुनाया करते थे, हफ्ते में उनका एक दिन मुकर्रर था नहीं, तय था, घंटा 1.5 घंटा दास्तान कहते। बरसों ये सिलसिला जारी रहा, कई सालों तक ये सिस्टम चलता रहा। दास्तान का एक हिस्सा सुनाने पाए थे कि ये सिलसिला खत्म हो गया। मीर साहब हमेशा दास्तान मीर हमजा ही सुनाया करते थे। ये कहते हैं बचपन से मैं भी सुन रहा हूँ, बरसों से एक सिलसिला चल रहा है कि दास्तान को सुनाए जा रहे हैं, और हमेशा एक दास्तान है, दास्तान अमीर हमजा। ये दास्तान अमीर हमजा था, स्पेस छूट गया तो दास्तान अजीब हो गया। दास्तान अमीर हमजा, ये अरबी की दास्तान है, बहुत लंबी है, उसी को सुनाया करते थे। एक ने उनसे पूछा कि मीर साहब, ये दास्तान कभी आपने खत्म भी की है? बोले उम्र भर में एक दफा, मैंने जिंदगी में एक बार खत्म की है, इतनी लंबी दास्तान है। मीर साहब के आबाओ अजदाद शाही दास्तान गो थे। शाही दास्तान गो बादशाहों के घर में जो काम करते हैं वो शाही कहलाते हैं, और जो चीज बादशाहों से अटैच्ड होती है वो हर चीज शाही होती है, जैसे शाही जनान खाना, शाही गौसल खाना, शाही ये, शाही रसोई, शाही कपड़ा, शाही लिबास, तो सब चीज शाही हो जाती है। तो उनके जो दास्तान गो थे, इनके आबा व अजदाद, आबा जमा है बच्चों अब की, अब यानी बाप, ठीक है, और आबा कहते हैं बाप दादा, अजदाद आबा व अजदाद नहीं, बाप दादा। तो मीर साहब के जो बाप दादा थे वो भी कौन थे, दास्तान गो थे, वो भी दास्तान सुनाते थे शाही दरबारों में। गालिबन उन्हीं में से किसी एक के मुतालिक ये रिवायत मशहूर थी कि बादशाह को रोजाना दास्तान सुनाया करते थे। एक मौका ऐसा आया कि आशिक व माशूक के दरमियान सिर्फ एक पर्दा हाइल था। हाइल कहते हैं रुकावट को, यानी एक बार दास्तान सुना रहे थे, तो दास्तान सुनाते सुनाते कैसा मोड़ आया कि आशिक और माशूक के बीच में सिर्फ एक पर्दा आया कि बस ये पर्दा हटे तो उसके बाद दास्तान आगे बढ़े। कुछ ऐसे कहानी का मोड़ भी आया था। पर्दा उठ जाए तो विसाल हो जाए, विसाल कहते हैं मिलने को, मुलाकात को, मिलन को। पर्दा उठे तो क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए। मगर दास्तान गो ने एहसासात, ख्यालात और कैफियत के बयान में 12 साल गुजार दिए और पर्दा ना उठा। ये कह रहे कि मीर साहब तो, आप मीर साहब की बात तो छोड़िए, मीर बाकर अली बात छोड़िए, इनके बाप दादा भी बहुत शाही थे, और उनके बारे में एक बात बताई जाती है। उनके बाप दादाओं में से कोई एक शख्स था कि एक बार ऐसा मौका आया था, आशिक और माशूक के बारे में कोई जिक्र आया था कि बस एक पर्दा हटे तो कहानी आगे बढ़े। उस पर्दे वाली ही बात में उन्होंने 12 साल गुजार दिए। कितने साल गुजार दिए, 12 साल गुजार दिए। एहसास, ख्याल और कैफियत ऐसी से बयान की, घुमा घुमा कर कि उसके बाद 12 साल लगे पर पर्दा नहीं उठा। मैं आपको छोटी दास्तान सुनाऊंगा अपनी खुद की सबसे आखिर में, ठीक है। आखिर बादशाह का इश्तियाक बेकाबू हो गया और उसने तंग आकर कहा, आज पर्दा उठ जाना चाहिए। तब कहीं वो पर्दा उठा। एक दिन क्या हो गया, बादशाह बेकाबू हो गया। इश्तियाक कहते हैं किसी चीज का शौक रखना या किसी चीज की तमन्ना करना, ठीक है। तो एक दिन बादशाह को, भाई बहुत टाइम होगा, 12 साल हो गए, पर्दा उठ नहीं रहा, आज पर्दा उठ जाना चाहिए, आज नहीं उठा तेरी गर्दन कटवा देंगे तेरी। तो उसने कहा ठीक ठीक ठीक, उन्होंने कहानी खत्म की और उस दिन पर्दा फाइनली उठ गया। मीर साहब का भी कुछ उसी से कुछ मिलता जुलता हाल था। मीर साहब भी कुछ ऐसी कहानियां सुनाया करते, ऐसी दास्तान सुनाया करते थे, बहुत ज्यादा लंबी और तवील हुआ करती थी। बेगम के बनाव सिंगार में एक नशिस्त खत्म कर देते थे। नशिस्त कहते हैं बैठक को, नशिस्त कहते हैं बैठक को। एक बैठक लगभग आधे घंटे एक घंटे की होती है। तो एक बैठक में बेगम के बनाव सिंगार का ही बयान चलता रहता था। आरास्ता होने की तफसील, जेवरात की किस्में, लिबास की किस्में, जेवरात की तफसील शुरू होती तो मीर साहब सैकड़ों नाम गिना जाते। बेगम के बनाव सिंगार में, बनाव सिंगार के अंदर ऐसी, बेगम कहते हैं बादशाह की बीवियां, बादशाह की बीवी क्या होती है, बेगम। तो बेगम की बनाव सिंगार की एक नशिस्त में खत्म कर देते, बस वही भी बयान चलता रहता। आरास्ता होने की तफसील, वो कैसे कपड़े उपड़े पहना करती थी, लिबास जेवर कैसे पहनती थी, लिबास की किस्में, जेवर की किस्में, कपड़ों की किस्में, जेवरात की तफसील जब शुरू करते तो सैकड़ों नाम गिनाते थे, कहीं कहीं तो नाम बताते। फिर ये भी बताते कि शाही बेगमात के जेवर क्या होते थे, यानी शाही महारानियां कैसे जेवर पहना करती थी। दरमियाना तबके की ख्वातीन
कौन कौन से जेवर पहनती थी, और मध्यम वर्ग की, मीडियम क्लास की जो औरतें होती थी वो कैसे जेवर पहनती थी। ये है भटियारनियाँ, शक्कानियाँ और मेहतरानियाँ क्या-क्या पहनती थी। यानी सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है, अब इनको मुताला बहुत वसी था इनका, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते थे। इन्होंने सारी नॉलेज बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में क्या की थी, दाखिल की थी, सभी चीज़ों को गेन किया था बहुत ज़्यादा मुश्किलों से। तो इनको इतना भी पता था कि शाही बेगम कौन-कौन से ज़ेवर पहनती थी, उन सारे ज़ेवरों के नाम, उनकी डिटेलिंग, उसके बाद दरमियाना मध्यम औरतें कौन से कपड़े पहनती थी, कौन से ज़ेवर पहनती थी, वो भी जानते थे। भटियारनियाँ जो खाना-वाना बनाने की औरतें होती है ना, उनको भटियारन बोलते हैं। भटियारनियाँ क्या पहनती थी, शक्कानियाँ क्या पहनती थी, मेहतरानियाँ यानी साफ-सफाई वाली, वो कौन से ज़ेवर पहनती थी, इनको इतना भी पता था और इन सब बातों को अपनी दास्तानों में क्या करते, शामिल करते थे। मीर साहब बज़्म और रज़्म को इस अंदाज़ से बयान करते कि आँखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। मीर साहब जब बयान करते थे, दास्तान सुनाते थे, तो बज़्म कहते हैं महफ़िल को, रज़्म कहते हैं जंग को, लड़ाई को। यानी लड़ाई का बयान ऐसे करते थे जैसे सुनने वाले को लगता है कि सारी जंग उसके सामने ही, सारी लड़ाई उसकी आँखों के सामने चल रही है। दास्तान कहते जाते और मौका ब मौका एक्टिंग करते जाते। दास्तान भी कहते हैं मौका ब मौका, जैसे-जैसे मौका आता तो कभी हाथ से, कभी आँखों से, कभी सिर हिलाकर, इस तरह इशारे कर कर के भी बताते थे। वो चीज़ों को क्या इंटरेस्टिंग बना देती है। क्या हो जाती थी? इंटरेस्टिंग बना देती है। यानी दास्तान से सुनने में ही अगर इंसान एक एक जगह खड़ा होकर सुनाता रहे, जिससे इस वक़्त मैं अगर आपको बोल रहा हूँ, तो अगर मैं कंटिन्यू सारी बातों को ऐसे पढ़ दूँ, आवाज़ के ज़ेरो-बम और लबो-लहज़े से भी असर पड़ाते, अमीर हमज़ा और अय्याजियों का जब बयान करते तो हँसाते-हँसाते लुटा देते। अगर मैं कुछ इस तरह से बातों को पढ़ता रहता, तो शायद आपको सुनने में और आपको समझने में काफ़ी दुश्वारी, और आपको क्या कहते हैं, बोर हो जाते हैं आप सुन-सुन के कि क्या कौन-सा समाचार चालू कर दिया। लेकिन चीज़ों को बयान करते वक़्त अब आप हाव-भाव तो मेरे देख नहीं सकते क्योंकि मैं आपके सामने पेश नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन आप आवाज़ से भी इन चीज़ों को महसूस कर पा रहे होंगे, तो वो भी मौका-ब-मौका क्या करते थे, एक्टिंग करते थे, ताकि उनकी दास्तान इंटरेस्टिंग बने और लोगों में मरऊबियत नहीं हो, लोग बोर नहीं हों। आवाज़ के ज़ेरो-बम और लबो-लहज़ा से भी असर बढ़ाते। आवाज़ के ज़ेरो-बम, ये बम यानी वो टाइम बम नहीं हो, ये सूतली बम नहीं है, टाइम बम भी नहीं है, टाइगर बम भी नहीं है। ये ज़ेरो बम कहते हैं उतार-चढ़ाव। आवाज़ का ज़ेरो बम यानी आवाज़ को थोड़ा बढ़ाना, कहाँ ऊँची आवाज़ में बोलना है, कहाँ मध्यम आवाज़ में बोलना है, इस बात का भी ध्यान रखते थे। लबो-लहज़ा होता है बोलने का तरीका, अंदाज़ अंदाज़ बयान, बात करने का, बोलने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, असरदार था। अमीर हमज़ा और अय्यारों का जब बयान करते तो हँसाते-हँसाते लिटा देते। आपने सुना होगा हँस-हँस के लोट-पोट हो गए, हम तो हँस-हँस के लोट-पोट हो गए, ज़मीन पर लेट गए, तो इतना ज़्यादा हँसाते थे कि हँस-हँस के लोट-पोट लोग लेट जाते थे हँसी के मारे। तो जब कभी अमीर हमज़ा के बारे में बयान करते और अय्यार कहते हैं षड्यंत्रकारी जो लोग होते हैं ना, हिंदी में जिसे कहते हैं षड्यंत्रकारी, बदमाश लोग, षड्यंत्रकारी लोग, उनको अय्यार बोलते हैं। अय्यारों का जब ज़िक्र आता तो हँसाते-हँसाते लिटा देते। हथियारों के नाम गिनाने शुरू करते तो 100 डेढ़ 100 नाम एक साँस में ले जाते। इतने हथियारों नाम पता थे। फिर कमाल ये कि नाम सिर्फ़ तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, बल्कि आप जब चाहें टोक कर किसी हथियार की शक्ल और उसका इस्तेमाल दरियाफ़्त कर सकते हैं। दरियाफ़्त करना यानी पूछना। ऐसा नहीं है कि वो 100 डेढ़ 100 नाम थे रटे-रटाए इधर धर-धर पढ़ दिए, ऐसा नहीं। बल्कि अगर बीच में आप किसी हथियार का नाम पूछ भी लोगे कि ये हथियार कौन-सा है, तो बताते ये हथियार ऐसा होता है। बंदूक होती है, उसके अंदर गोली डाली जाती है। भाला होता है जो लंबा होता है, आगे से तीखा होता है, तो पूरा उसका हुलिया भी बताते, कैसे काम आता है, कब काम आता है, ये भी बताते। मीर साहब पूछने से चिढ़ते ना थे, बल्कि खुश होते और तफ़सील से और डिटेल से बताते। मसलन मंजनीक को बयान करने ही में 15 मिनट सर्फ़ कर देते। सर्फ़ करना खर्च कर देना। जब कभी मंजनीक का भी लफ़्ज़ आता, मंजनीक कहते हैं जब कभी जंग हुआ करती है तो जंग में इधर से बड़े-बड़े पत्थरों के गोले फेंके जाते हैं जिस मशीन एक आले से, वो मंजनीक कहलाता है। आपने बाहुबली फ़िल्म में देखा होगा थोड़ा बहुत ऐसा कुछ सीन। औरत का हुस्न बयान करने पर आएँ तो ज़मीन आसमान के क़ुलाबे मिला दें और कुछ नहीं तो चाल की ही सैकड़ों किस्में बताते। और जब औरतों का बयान करते तो कुलाबे मिलाना ये मुहावरा है, कुलाबे मिला देना, ठीक है? एक तरह क्या है, कुलाबे यानी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ना मुबालगा ही कहते हैं, कुलाबे मिला देना। अरे भई, उसने तो कुलाबे मिला दिए, नहीं बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कह दिया कि ऊँची फेंक दी भई, इतनी ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करते थे और कुछ नहीं होता तो औरतों की चाल के बारे में ही सैकड़ों बातें बताते थे, कि औरतें ऐसे चलना, चले जब तू मटक मटक, है ना? ऐसा आपने गाना सुने होंगे आजकल, बादशाह का। बेगम बन संवर कर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रही हैं, 1.5 घंटा हो गया बेगम दहलीज़ नहीं फलांती।
अब वो कह रहे हैं बेगम इस कमरे से निकली और इस कमरे में जा रही है। अब 1.5 घंटा हो गया, बस यही बयान चल रहा है कि वो निकली है और अभी 1.5 घंटे से वो दूसरी अभी दहलीज ही नहीं पार कर पाई है और अभी तक बयान चल रहा है कि वो निकली, कमरे से निकली है। आप सोचो उन्होंने कैसे चीज़ों को बयान किया होगा, ये मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में कि दास्तान असल में कैसे सुनाई जाती है। एक दास्तान मैं सुनाऊंगा बिल्कुल 10-15 सेकंड में। फिर क्या मजाल कि आप मीर साहब के बयान से ऊपर आने लगे या उकताने लगे। ऊपर आने लगे यानी बोर होने लगे। और ऐसा भी नहीं कि 1.5 घंटा हो गया दहलीज पार नहीं हुई तो मतलब हम बोर हो जाएं, बोर भी नहीं होते। लोग बड़े इंटरेस्ट, बड़े चाव से सुना करते थे। उन्होंने ये वसी मालूमात बड़ी मेहनत से हासिल की थी। वसी यानी विस्तृत मालूमात यानी जानकारी बड़ी मेहनत से हासिल की थी। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था, अध्ययन किया था, उस्तादों से बाकायदा सीखा था। और तो और जब दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज खुला तो मीर साहब ने 60 साल की उम्र में उसमें दाखिला लिया और लड़कों के साथ बैठकर पढ़ने लगे और वहां से फारिग तहसील होने की सनद भी हासिल की। उन्होंने हर चीज को उस्तादों से सीखा, समझा, जाना। ऐसा नहीं कि उनको वो भाले गन वगैरह जितनी भी चीजों का नॉलेज था, कपड़े वगैरह जितने बारे में जानते थे, वो सब चीज जानना पहचाना, उनका मुताला बहुत वस्ती था। हर चीज को देखा था, भाला था, सीखा था, जाना था हर चीज को। यहाँ तक कि 60 साल की उम्र में तिब्बिया कॉलेज, डॉक्टर का जब कॉलेज खुला था तो वहां पर लड़कों के साथ दाखिल हो गए और बाकायदा फारिग तहसील, फारिग होने की जो डिग्री होती है, फारिग तहसील होने की सनद, सनद कहते हैं डिग्री को, डिग्री भी हासिल की 60 साल की उम्र में जब लड़कों को डॉक्टर की मिली, ताकि उनका मुताला और बढ़े, उनका मुताला और नहीं, लगन थी सीखने की। मीर साहब की दास्तान जहां होती वहां उजली चांदनियों के फर्श बिछे जाते, उजली चांदनी सफेद एकदम फर्श बिछ जाते। मीर साहब के लिए एक छोटा सा तख्त बिछा दिया जाता, उस पर कालीन और गाव तकिया होता। गाव तकिया आपने देखा होगा, फिल्म वगैरह में देखा होगा, तो मुजरे वगैरह चलते हैं और लंबे लंबे तकिए होते हैं, गोल गोल मोटे, है ना, उस पर वो टेक लगा के पड़े होते हैं, वाह 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 चल रही होती है। तो वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं गाव तकिया। क्या बोलते हैं? गाव तकिया। सामाइन गाव तकिया से लग कर बैठ जाते। सामाइन सुनने वाले, श्रोतागण। पान और हुक्के का दौर चलता था। ये एक ज़माना था, हालाँकि अब ऐसा नहीं होता। अब तो थिएटर में जाके लोग कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठते हैं। उस ज़माने में एक पान हुक्का चला करता था। गर्मियों में शरबत और जाड़ों में चाय से तवाज़ो की जाती है। तवाज़ो कहते हैं मतलब खातिर तवाज़ो करना, किसी का ख़्याल रखना करना। तो गर्मियों में शरबत पिलाते थे और जाड़ों में, सर्दियों में चाय पिलाई जाती। मीर साहब तख्त पर विराजमान होते। ये जो हिंदी का लफ्ज़ है विराजमान, को उर्दू में विराजमान लिखा है। कटोरे या गिलास में पानी मंगवाते, जेब में से चांदी की डिबिया और चांदी की छोटी सी प्याली निकालते, डिबिया में से अफ्यून की गोली निकालते, अफ्यून जानते हैं आप, उससे रुई से लपेटते, प्याली में थोड़ा सा पानी डालकर अंटे को उसमें घोलते रहते और दोस्तों से बातें करते थे। अंटा कहते हैं उस गोली को, जो अफ्यून की गोली होती है ना, उसको अंटा कहते हैं। जब सारी अफ्यून घुलकर पानी में आ जाती तो रुई उगालदान में फेंक देते और घोलवे की चुस्की लगा लेते। तो उगालदान क्या होता है? जिसमें पी के दान जिसे कहते हैं, जिसमें थूका करते पुराने जमाने के लोग, वो पान मुंह में लगा के पूरा मुंह लाल करके पुचर पुचर करते ना, सुगल वाला, वो गंदी वाला, तो उसको बोलते उगालदान। क्या बोलते हैं? उगालदान में फेंक देते। उसके बाद चाय का एक घूंट पीते। फरमाते, क्या बोलते थे? चाय की खूबी यह है कि लब बंद, लब रेज और लब सोज हो। फिर दास्तान शुरू करते। चाय के भी शौकीन थे और चाय की 3 खासियत बताइए। चाय कैसी होनी चाहिए? लबबंद, लबरेज और लबसोज। लबबंद से मुराद ये है कि चाय इतनी ज्यादा मीठी हो कि उसकी मिठास से मुंह, होठ चिपक जाए। होठ क्या हो जाए? चिपक जाए, तो लब बंद हो जाए। लबरेज, लबरेज कहते हैं लबा लब, एकदम भरा हुआ। जो चाय की जो कप या प्याली दी जाती है बिल्कुल भरी हुई होनी चाहिए और इतनी मीठी होनी चाहिए कि उसको मिठास से होठ चिपक जाए। और तीसरी लब सोज, सोज कहते हैं लब जला देने वाला, होठ जला, इतनी गर्म होनी चाहिए कि होठ जल जाए पी के। गरम भी हो, मीठी भी हो और फुलम फुल भरी हो, एकदम लबालब। ये उनकी चाय की खासियत थी। दिल्ली में कहीं दास्तान कहने जाते तो 2 रुपए लिया करते थे। कितने लेते? 2 रुपए। फिर एक दौर ऐसा आया कि लोगों को 2 रुपए भी अखरने लगे। लोगों को ये दिक्कत भी नहीं, 2 रुपए ले मीर साहब तो मीर साहब ने अपने घर पर दास्तान कहनी शुरू कर दी और एक आना टिकट लगा दिया। एक आना उस जमाने में चला करता था। 10-20 शायकीन आ जाते, शायकीन शौक रखने वाले आ जाते और मीर साहब को रुपया, सवा रुपया मिल जाता। बाज दफा सामाइन की हस्बे फरमाइश, उनकी फरमाइश के जेर नजर किसी एक पहलू को बयान करते। कोई कहता मीर साहब आज तो लड़ाई का बयान हो जाए, और कोई मीर साहब रज्म को इस तफसील के साथ पेश करते कि आंखों के सामने मैदान जंग का नक्शा आ जाता। कोई कहता मीर साहब आज तो अय्यारियां बयान हो जाए,
और मीर साहब अय्यारों के कारनामे बयान करने लगते। अय्यारी षड्यंत्र सस्पेंस की कहानी सुनाने बैठ जाते, तो उसके बारे में लंबा चौड़ा जिक्र करते थे। मीर महमूद अली साहब ने बताया कि कलकत्ता में एक दफा लखनऊ के एक दास्तान गो की धूम मची थी। कहाँ पे? कलकत्ता में कोई दास्तान गो था, बहुत नाम था उसका। एक दिन हम भी सुनने गए तो देखा कि दास्तान गो के आगे किताब खुली धरी है। वो तो किताब देख देख के पढ़ा रहा हो, तो इसमें पढ़ते जाते और बहुत जोश में आते तो एक हाथ ऊंचा कर लेते थे। अब ये हाथ ऊंचा करना आप देखा होगा, आपने कोई शायर होगा, मुशायरा देखा होगा, तो शायर बोलते बोलते एक हाथ ऊंचा कर देते हैं, ये कुछ इसका स्टाइल हुआ करता था। तबीयत बड़ी मुकद्दर हुई। एक मुकद्दर भी होता है, मुकद्दर पढ़ते हैं, तबीयत बड़ी मुकद्दर हुई, तबीयत बड़ी विचलित हो गया, जी मटला के जा रहे बेकार, दिमाग खराब हो गया, मूड खराब हो गया सारा। जी चाहा कि किसी तरह मीर बाकिर अली यहाँ आ जाते तो कलकत्ते वालों को मालूम होता कि दास्तान कोई कहते किसे हैं, किसे कहते हैं। ना शान ना गुमान, शान मतलब शान, ना शान ना गुमान। अगले दिन क्या देखिए, देखते हैं कि कोलू टोला में मीर साहब सामने से चले आते हैं। इत्तेफाकन ऐसा हो गया है। मालूम हुआ अपने किसी काम से आए हैं। किस्सा मुख्तसर, किस्सा मुख्तसर यानी बातें और भी लंबी चौड़ी हुई होंगी। अब बात को शॉर्ट एंड स्वीट में आगे ये बयान करते हैं कि मीर साहब की दास्तान हुई और लखनवी दास्तान गो हाथ जोड़ जोड़ कर कहता था, हुजूर ये एजाज है, हुजूर ये एजाज है, हुजूर ये आप ही का हिस्सा है। और जब मीर साहब ने लखनऊ में जब दास्तान सुनाई, उस लखनवी दास्तान गो के सामने दास्तान सुनाई, तो बंदा फिर क्या ना, साहब आप तो बड़ा आदमी हो, आप तो क्या है, बड़ा आदमी साहब, आपकी तो बात ही कुछ और है। हुजूर ये तो एजाज है, एजाज तो करिश्मा है साहब, ये तो बस ये तो एक मौजूदा है भाई, तो आप ही कर सकते हैं हुजूर, ये तो आप ही का हिस्सा, तो आप जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, आप तो आप हैं, एक बड़ा वो होता ना। जब दास्तान सुनने वालों का कहत हो गया, यहाँ पर कहत से मुराद कुछ और है। कहत कहते हैं अकाल पड़ जाने को, सूखा पड़ जाने को। कहत किसे कहते हैं? सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाने को। लेकिन यहाँ दास्तान सुनने वालों को अकाल पड़ गए, दास्तान सुनने खत्म हो गए, तो मीर साहब ने चंद किताबें लिखी। मसलन गांधी जी की खादी, तहरीक के जमाने में एक किताब चा गाड़े खान ने मलमल जान को तलाक दे दी, किताब है। एक पाजी पड़ोस, मौला बख्श का हाथी, और ऐसी ही छोटी छोटी किताबें कई लिखी थी, जो एक बार छपने के बाद फिर नहीं छपी। अक्सर रिसालों में, अक्सर रिसाला कहते हैं पत्रिकाओं को, अक्सर रिसालों में उनके मजामीन भी शाये हुए, मगर जो लुत्फ उनकी तकरीर में था, तहरीर में न था। तकरीर कहते हैं बोलने को, तहरीर कहते हैं लिखने को। उनका जो अंदाज बोलने का था, वो लिखने में मजा नहीं है। उनको बस सामने खड़ा करके उनसे सुनने का जो मजा आता था ना, वो उनके लिखावट में मजा लोगों को नहीं है, इसलिए चल नहीं सके। मीर बाकिर अली अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। जिन बुजुर्गों ने मीर पेड़ा की दास्तानें सुनी थी, कहते थे कि बाकिर अली की दास्तान उनकी पासंग बिना थी। पासंग कहते हैं, मैं बताता हूँ लाइन कंप्लीट करके, गालिबन फर्क यही होगा कि वो 12 साल तक पर्दा पढ़ा रहने देते होंगे, मीर बाकिर अली साल 2 साल में पर्दा उठा देते थे। अब कहते हैं कि मीर बाकिर अली, उनके नाना जो थे मीर पेड़ा, उनके शागिर्द थे, उनके चेले थे, उनसे सीख सीख कर दास्तान उन्होंने सीखी थी। लेकिन उनके नाना की अगर बात करें तो उनके नाना का तो वो पासंग नहीं थे। पासंग यानी आपने देखा होगा कि गुड़िया मिलाना कहते हैं हमारे इसको, मारवाड़ी में गुड़िया मिलाना, कि जब एक तराजू में कोई चीज तोली जाती है तो उसके सामने बांट रखा जाता है, वजन रखा जाता है, और जब वो ऊपर नीचे बैलेंस में नहीं होता है तो कुछ फालतू सी चीज रख देते हैं, कुछ पत्थर रख देते हैं, कोई सी वजनदार चीज रख देते हैं कि वो तराजू क्या आ जाए, बैलेंस में आ जाए। तो बस वो पासंग उसी को कहते हैं, कि वो तो बिल्कुल पासंग भी नहीं थे, वो तो उस फालतू चीज के बराबर भी नहीं थे। उनका नाना, सोचो मीर बाकिर अली का हाल ये है तो उनका नाना का हाल क्या था। गालिबन यही फर्क है कि वो तो 12-12 साल तक पर्दा नहीं उठाते थे, और मीर बाकिर अली क्या करते थे, साल 2 साल में बात खत्म कर देते, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता था कि भाई आप मिले हैं, साल 2 साल में बात खत्म होती, ये हसीना से मिली है, वो उससे मिली और बात खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं, वो 12-12 साल तक बात को खींच लेते थे, वो उनसे भी ज्यादा माँ फेंको। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम पुरसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। जब बुढ़ापा आ गया तो नाकदरी, उनकी किसी ने कदर नहीं की। कसम पुरसी कैसे हम, बेबसी को, परेशान हाली को, कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनके हाथों में, उनके बेबसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। दिल्ली का कामिलुल फन, कामिल कहते हैं पूरा, फन कहते हैं कला को, कामिलुल फन कलाकार, अपनी कलाकारी, आखिर दास्तान को अपना पेट पालने के लिए छालियां बेचता था। छाली समझो, पान में जो डाली जाती सुपारी। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में क्या करता था, छालियां बेचता था। अपने काम में इतना माहिर कलाकार अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में क्या करने लगा है, छालियां बेचने लगा है। ऐ कमाल अफसोस तुझ पर कमाल अफसोस, ऐ कमाल अफसोस तुझ पर कमाल अफसोस, इतना कमाल होने के बाद भी अफसोस, और तुझ पर कमाल अफसोस है। ये बात लिखी है दोस्तों शाहिद अहमद दहलवी ने, इनका खाका लिखा है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मीर बाकर अली कैसी शख्सियत थे और कौन थे। सवाल जवाब मैं सिर्फ पढ़ के सुना दूंगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं असल दास्तान किसे कहते हैं और खींचने का किस्सा क्या होता है। आपको एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ इसी बात पे। एक बार क्या होता है, एक बादशाह होता है और वो ऐलान करवा देता है कि कोई मुझे सबसे लंबी दास्तान सुनाए, ऐसी कहानी जिसका कभी अंत ना हो, और अगर अंत आ गया तो मैं उसकी गर्दन उड़वा दूंगा। तो उस बादशाह के दरबार में काफी सारे लोग आए दास्तान सुनाने के लिए। फिर एक ने दास्तान शुरू की और सुनाता गया। शाम होते होते होते, समझिए हर कहानी के एंड जरूर होता है ना। तो शाम होते एंड हो गया और दरबार में उसको सजा दे दी गई। फिर दूसरा वाला आया, उसने कहानी शुरू की और बात एक हफ्ते तक चलती रही। तीसरा 1 महीने तक चलती रही। तो चौथा आया तो 1 साल तक चलती रही। इस तरह कहानी चलती। फिर एक ने ऐलान किया कि मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगा, ऐसी दास्तान सुनाऊंगा कि वो कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर उसने दरबार में अपनी दास्तान शुरू की। सारा दरबार का मजमा लग गया और बोला, काफी सारी बातें पहले शुरू कर दी, काफी सारा इंट्रोडक्शन बता दिया। फिर आगे कहानी उस मोड़ पर आती है कि बादशाह एक बार क्या था, एक बहुत बड़ा पेड़ था। क्या था? बहुत बड़ा पेड़ था और उस बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां बैठी थी। बादशाह ठीक है ठीक। फिर आगे, फिर एक पेड़ की टहनी से एक चिड़िया उड़ी, फुर। बादशाह का वाह वाह। फिर दूसरी टहनी से दूसरी चिड़िया उड़ी, फुर। फिर तीसरी टहनी से तीसरी चिड़िया उड़ी, फुर। और ये कहते कहते उसने पूरा हफ्ता निकाल दिया। बादशाह ने कहा, क्या क्या बात है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? कि बादशाह पेड़ बहुत बड़ा है, चिड़िया खत्म नहीं हो रही। और एक दिन राजा ने कहा, अगर आज तेरी चिड़िया खत्म नहीं हुई तो मैं तेरा क्या करवा दूंगा, सर कत्ल करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है बादशाह, बिल्कुल सही है। और बादशाह एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ की जो आखिरी चिड़िया थी वो चिड़िया उड़ गई, फिर। तो उसके बाद क्या हुआ, जो सबसे पहले वाली चिड़िया थी वो वापस आई, फुर फुर फुर। फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। इसे कहता है दास्तान सुनाना, यानी बातों को बहुत ज्यादा खींच खींच कर लंबा बयान कर देना, ये होता है असल में दास्तान सुनाना। जो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब आते हैं हम सवाल जवाब पर। मीर बाकर अली दास्तान को के सवाल जवाब देखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ ने मीर बाकर अली का जो हुलिया बयान किया है उसे अपने लफ्जों में लिखिए। जवाब, मुसन्निफ ने मीर बाकर अली का हुलिया इस अंदाज में बयान किया है, दुबले पतले से आदमी थे, सफेद छोटी सी दाढ़ी, सर पर 2 पल्ली, पाँव में देसी जूती, अंगरखा और चुस्त पाजामा पहनते थे, उम्र 60 और 70 के दरमियान, खिलता हुआ रंग, सुवासी नाक, मयाना कद, बातें करते तो मुंह से फूल जड़ते थे। सवाल नंबर 2, मीर बाकर अली दास्तान किस तरह सुनाया करते थे? जवाब, मीर साहब बज्म और रज्म को इस अंदाज में बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता, दास्तान कहते जाते और मौका बा मौका एक्टिंग करते जाते। आवाज के जेरोबम और लबो लहजे से भी असर बढ़ाते। अमीर हमजा और अय्यारों का जब बयान करते तो हंसाते हंसाते लिटा देते। हथियारों के नाम गिनाने शुरू करते तो 100-150 नाम एक सांस में ले जाते। फिर कमाल ये कि नाम सिर्फ तोते की तरह रटे हुए नहीं थे, बल्कि आप जब चाहें टोक कर किसी हथियार की शक्ल और उसका इस्तेमाल दरियाफ्त कर सकते थे। मीर साहब पूछने से चिढ़ते न थे, बल्कि खुश होते और तफसील से बताते। मसलन मंजनीक को बयान करने ही में 15 मिनट सर्फ कर देते। औरत का हुस्न बयान करने पर आए तो जमीन आसमान के खुलाबे मिला दें और कुछ नहीं तो चाल की ही सैकड़ों किस्में बताते। बेगम बन सवर कर एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रही हैं, 1.5 घंटा हो गया। बेगम ये दहलीज था, दहलीज नहीं फलांगती, दहलीज हो गया, दहलीज था। फिर क्या मजाल कि आप मीर साहब के बयान से आप उपराने या उकताने लगे। ये उनका बयान करने का ढंग था। सवाल नंबर 3, मीर बाकर अली की दास्तान सुनने के लिए क्या क्या एहतिमाम किया जाता, क्या अरेंजमेंट किया जाता? जवाब, मीर साहब की दास्तान जहां होती वहां उजली चांदनियों का फर्श बिछाया जाता। मीर साहब के लिए तख्त बिछाया जाता जिस पर कालीन और गाव तकिया लगा होता। मेहमानों के लिए भी गाव तकियों का एहतमाम किया जाता था। गर्मियों में शरबत और सर्दियों में चाय से मेहमानों की खातिर मुदारात की जाती थी। मीर साहब अफयून का अंटा खाते और चाय पीकर दास्तान गोई का आगाज किया करते थे, यानी शुरू किया करते थे। सवाल नंबर 4, मीर बाकर अली ने अपने घर पर दास्तानें कहनी क्यों शुरू की? जवाब, एक दौर ऐसा आया कि लोगों को 2 रुपए भी अखरने लगे तो मीर साहब ने अपने घर पर दास्तान कहनी शुरू कर दी और एक आना टिकट लगा दिया। 10-20 शायकीन आ जाते और मीर साहब को 2 रुपया, 2.25 रुपया मिल जाता। जब मीर साहब दिल्ली में कहीं दास्तान कहने जाते तो 2 रुपए लिया करते थे। जब लोगों को 2 रुपए भी अखरने लगे तो मीर साहब ने घर पर ही दास्तान कहनी
शुरू कर दी। किसी एक दास्तान का मीर साहब को रुपया सवा रुपया मिल जाता। आज का हमारा आखिरी सवाल, आखिरी पैनल, सवाल नंबर 5, मीर बाकर अली ने कौन कौन सी किताबें लिखी? जवाब, मीर बाकर अली ने गाड़े खान ने मलबल जान को तलाक दे दी, दूसरा पाजी पड़ोस, मौला बख्श का हाथी जैसी किताबें लिखी। सवाल नंबर 6, चाय की खूबी यह है कि वो लबबंद, लबरेज और लबसोज हो, इन अल्फाज की वजाहत कीजिए। जवाब, लबबंद से मुराद मीठी, लबरेज से मुराद भरी हुई प्याली और लबसोज से मुराद बहुत ज्यादा गर्म है। मुराद यही है कि साहब भरी हुई प्याली में मीठी और गर्म चाय पिया करते थे। डिटेलिंग में आपको ऊपर सारे सबक बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं सबक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबक से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। आपको जो भी क्वेश्चन हो कमेंट में जरूर टाइप करें और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।